आज इस वीडियो में हम आपको मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। चूँकि एएनएम भर्ती परीक्षा 2022 में इससे संबंध भी लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और तैयारी करिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एसडीजी लक्ष्य 3। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि हम भविष्य में इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो इसके अंतर्गत एसडीजी 3 के अंतर्गत जो मातृ मृत्यु दर है वो 70 प्रति लाख 1 लाख पर 70 से कम होनी चाहिए, और जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो 12 प्रति 1000 जीवित जन्म पर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया है कि जो अंडर 5 बच्चों की मृत्यु दर है वो हमारी 25 प्रति 1000 के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश एवं उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर की आज की डेट में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2016, 17, 18 में क्या स्थिति है। तो जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश में जो रेड वाली लाइन है उसके द्वारा बताया गया है कि 197 और हमारे भारत में जो है ये 113 है। अब मातृ मृत्यु कहते किसे हैं? तो किसी भी महिला की गर्भपात से लेकर गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात 42 दिनों तक, ध्यान रखिए, प्रसव के पश्चात 42 दिनों के भीतर यदि और गर्भावस्था में प्रसव से संबंधित कारणों से होने वाली मृत्यु को मातृ मृत्यु कहते हैं। इसे निकालने का तरीका भी इसमें दिया गया है। कभी कभी परीक्षा में यह है सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार हम उसको निकालेंगे, तो इसमें बताया गया है। मातृ मृत्यु के प्रत्यक्ष कारणों को जानते हैं। मातृ मृत्यु के 3 तरह के कारण हो सकते हैं: प्रत्यक्ष कारण, परोक्ष कारण और सामाजिक कारण। तो सबसे पहले हम मातृ मृत्यु के प्रत्यक्ष कारणों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें लगभग मातृ मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण है लगभग 100 मातृ मृत्यु में से 28 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का कारण प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से है। लगभग 11 महिलाओं की मृत्यु संक्रमण के कारण हो सकती है, 11 उच्च रक्तचाप के कारण, 14 बाधित प्रसव से और 3 असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। यानी 100 में से 34 मृत्यु जो है वो अप्रत्यक्ष कारणों से होती है, और बाकी हमारी जो है ये प्रत्यक्ष कारण आपको बताया गया। तो इसमें सबसे अधिक जो दिख रहा है वो है रक्तस्राव 28%। यानी ये इससे एक प्रश्न बन जाता है कि 28% की मृत्यु जो है केवल रक्तस्राव के कारण ही होती है। और अन्य दूसरे कारण भी है इसके, जैसे कि आप देख रहे हैं मातृ मृत्यु दर के कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी हैं, जिनमें कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ 3 प्रकार की देरी शामिल है। पहली देरी है निर्णय लेने में देरी, यानी कि हमें डिलीवरी कराने के लिए कहाँ पर जाना है, प्राइवेट अस्पताल में जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, उस हॉस्पिटल का नाम इत्यादि में अगर हम देरी करते हैं तो वो भी मातृ मृत्यु का एक कारण हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचने में देरी। आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दी, एम्बुलेंस के आने में समय लगा, या आप अपने वाहन से जाना चाहते हैं और उस वाहन के पहुंचने में समय लग रहा है, या वाहन को रास्ते में कोई दिक्कत आ सकती है, तो स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने में देरी। समुचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होने में देरी, यानी कि अब आप अस्पताल में तो पहुंच गए, लेकिन पता लगा कि अस्पताल में जहां पर आप डिलीवरी करने के लिए गए हैं वहां हमारे पास में कोई प्रशिक्षित डॉक्टर्स नहीं है, वहां केवल ड्रेस पहने वैसे ही औपचारिकता निभा रहे लोग हैं जो कि डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये 3 कारण हमारे बनते हैं अप्रत्यक्ष मृत्यु का कारण। पहले हमने आपको बताया प्रत्यक्ष मृत्यु का कारण, और ये है अप्रत्यक्ष मृत्यु का कारण। अगला देखते हैं कि सामाजिक मातृ मृत्यु के सामाजिक कारण समुदाय स्तर पर यानी कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला गर्भ को छिपाना, जिससे जल्द चिन्हीकरण एवं पंजीकरण नहीं होता। हम गर्भ को छिपा रहे हैं और इस कारण से हमारी एएनएम बहन जी, आशा बहन जी हमारा पंजीकरण नहीं कर पाती है और समय से हमें सही सूचना नहीं दे पाती। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक प्रसव पूर्व जांचों का न हो पाना। तो जो हमारी
आवश्यक जांचें होती है, प्रसव पूर्ण जांच, वो आवश्यक जांच नहीं हो पाती है समय से। इस कारण से खतरे के लक्षणों की समय से पहचान एवं प्रबंध ना हो पाना, जब जांच नहीं होगी तो खतरों के लक्षणों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर पर प्रसव या असुरक्षित प्रसव कराना, उससे गर्भपात हो सकता है। महिलाओं में खून की कमी का होना, खून की कमी है, हमने पहले बहुत अत्यधिक ध्यान नहीं दिया, खान पान का स्तर अपना सही ढंग से नहीं रखा, ना ही हमने आयरन कैल्शियम की गोलियां ली। अधिक बच्चे या कम अंतराल में बच्चों का होना, प्रसव पश्चात चिकित्सालय पर 48 घंटे से कम रुकना। ये सामान्यतः देखने में आया है कि प्रसव होने के बाद बस घर जाने की जल्दी रहती है, तो वहाँ कम से कम 48 घंटों तक रुकना आवश्यक है। इससे हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि प्रसव पश्चात चिकित्सालय पर कितने घंटे तक रुकना जरूरी होता है। प्रसव पश्चात माँ को उचित देखभाल नहीं मिलना। अब बात करते हैं नवजात मृत्यु दर, यानी कि शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर जो है उस पर बात करते हैं। बाल मृत्यु दर में से लगभग 47% जन्म, ध्यान रखिए, बाल मृत्यु दर में से लगभग 47% मृत्यु जन्म के 28 दिनों के भीतर होती है। इसलिए शिशु जीवन का पहला मिनट, पहला घंटा, पहला दिन, पहला सप्ताह तथा पहला माह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि शिशु जीवन का, और शिशु जीवन जो है वो नवजात का 28 दिन का माना जाता है। शिशु जीवन यानी पहला मिनट, पहला घंटा, पहला दिन, पहला सप्ताह तथा पहला माह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताया गया है नवजात मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। किसी निश्चित समय अवधि में कुल 28 दिनों के नवजात शिशु के कितने पैदा हो, उसको 1000 से गुना करके निश्चित अवधि निकाली जा सकती है। इस प्रकार ये हमारी समय अवधि में कुल जीवित जन्म निकल कर आ जाते हैं कि कितने जीवित जन्म हुए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नवजात मृत्यु दर। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि पहले सप्ताह में 74.1% बच्चों की मृत्यु, दूसरे सप्ताह में 12.6%, तीसरे सप्ताह में 10% और चौथे सप्ताह में 3.1% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब ये एक आंकड़ा आपको दिया गया है 2017 की सेंसस के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश में बच्चों की जो मृत्यु हो रही है वो 30 की हो रही है, और भारत में लगभग 23 बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये NMR, देखिए वो IMR था, एक MMR और ये है NMR। NMR मतलब न्यू बॉर्न मॉर्टलिटी रेट। ये ध्यान रखिए, आप इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होना कि MMR क्या है, वैसे ज़्यादातर IMR और MMR ही पूछा जाता है। फिर भी यदि नवजात के बारे में, मृत्यु दर के बारे में जिक्र आ जाए तो नवजात को हम कहेंगे 28 दिन तक, जो 28 दिन के भीतर ही जन्म लेकर के मर जाता है उसको की नवजात मृत्यु दर। अब देखिए ये आया है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु इन्फेंट्स, जन्म से 1 वर्ष के बच्चों को शिशु या इन्फेंट्स कहते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में दूसरे नंबर पर है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में शिशु मृत्यु दर में दूसरे नंबर पर है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म के सापेक्ष होने वाली 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया है, तो कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी निश्चित समय अवधि में कुल 1 वर्ष के शिशुओं की संख्या जिनकी मृत्यु हुई है, यानी 1 वर्ष के भीतर जितने शिशुओं की मृत्यु हुई है वो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके और टोटल उसी समय अवधि में कुल कितने बच्चे पैदा हुए हैं, शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है, यानी कि IMR निकाला जाता है। अब देखिए इसमें बताया गया है 1 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के कारण। जैसे पहली वीडियो में हमने बताया था कि मातृ मृत्यु के कारण, ऐसे ही इसमें बता रहे हैं बच्चों में मृत्यु के कारण। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है 38% है प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं और कम वजन के पैदा होते हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है और उनकी संख्या 38% है। दूसरा है निमोनिया 18%, यानी निमोनिया से हमारे बच्चों की जो डेथ हो रही है वो 18% है। तीसरा है बर्थ एस्फेक्सिया एंड बर्थ
टेरनुमा यानी जन्मजात कोई बीमारी उसको लगी हुई है तो उसकी 9% है। फिर डायरिया से होने वाली 7% है। अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से होने वाली डेथ 8% है। इंजर्स ये बहुत सारे दिए गए हैं। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये 3 चीज़ें हैं कि निमोनिया से 18% और प्री टर्म एंड लो बर्थ से 38% और डायरिया से 7%। अब आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक एसडीजी के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको याद रखना है कि 12 प्रति हज़ार, यानी 2030 तक हमें यह संख्या 12 प्रति हज़ार लेकर के आनी है। इसको बहुत ही ध्यान में रखना है आपको। दूसरा है, मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अत्यधिक रक्तस्राव का होना मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ये देखिए, कभी कभी सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ ये ध्यानपूर्वक रखना है कि आज की डेट में एमएमआर का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अत्यधिक रक्तस्राव का होना ही जो है एमएमआर का सबसे बड़ा। और तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कितने दिन के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं? तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 28 दिन का जो शिशु होता है वो नवजात कहलाता है और इन्फेंट्स हमारा 1 वर्ष तक का बच्चा कहलाता है। तो आप इसमें ज़रा भी उलझन पैदा ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।